यस स्टार्टेड आयन सोनिका स्टार्टेड ना सर ओके प्रिया यस सर स्टार्टेड ओके सर ठीक है अच्छा देखो तो फिर ये टॉपिक अभी पीजीपीपी में चल रहा है ना सर प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है सर थोड़ा समय लगता है इस टॉपिक को कवर करने में तो इस टॉपिक ये जो पीजीपीपी हेड है सर ये बेसिकली इनकम टैक्स में जो 5 हेड है उस 5 हेड में से एक हेड में से इनकम टैक्स नॉर्मली क्या क्या हेड में बात करता है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन माने पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस और किस में बात करता है बोलो कैपिटल गेन आपके पास कैपिटल एसेट होगा तो कैपिटल एसेट सेल करके कैपिटल एसेट को सेल करके आप जो गेन करोगे उसे क्या बोला जाएगा सर कैपिटल आप लोगों को पता है ये सब बात और एक सोर्स होता है क्या सोर्स होता है सर जिसका कोई जगह नहीं है वो कौन से सोर्स पे जाते हैं यस बोलो सर अदर सोर्स थैंक यू सर जिसका कोई दूसरा जगह नहीं है उसका एक हेड होता है दैट इज अदर सोर्स तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह से आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम में पूरा 5 अलग अलग हेड में सोर्स ऑफ इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया बिकॉज जब तक सोर्स को नहीं समझ पाएंगे ना तो टैक्स चार्ज नहीं कर पाएंगे और सैलरीड पर्सन का टैक्स सिस्टम मतलब कैलकुलेशन सिस्टम अलग होता है हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन सिस्टम अलग होता है पीजीबीपी का कैलकुलेशन पैटर्न या रूल्स रेगुलेशंस अलग है कैपिटल गेन में भी रूल्स रेगुलेशंस भी अलग है और रेट ऑफ टैक्स भी अलग है कैपिटल गेन में तो रेट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा और अदर सोर्स तो कुल मिला के 5 हेड्स जिसके अंदर अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीजीबीपी चैप्टर के अंदर तो इससे पहले भी मैंने पीजीबीपी के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट करवाया धीरे धीरे बात कर रहा हूँ सर बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ क्यों क्योंकि हड़बड़ करेंगे मैंने जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा तो मुझे हड़बड़ नहीं करना है और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हड़बड़ ना करें अच्छा अगर किसी का कोई टॉपिक अभी मिस लग रहा है कि सर मेरा नहीं हुआ है मैं लाइव क्लास नहीं किया तो डोंट वरी सर ये टॉपिक बाद में आपको फिर से लाइव क्लास मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको अपने टाइम लेके घर पे आराम से रेडी करना है तो आपके पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा सो पढ़ाई करने के लिए जितना ज़रूरत चीज़ें वो सभी चीज़ें अवेलेबल रहेगा आप रिकॉर्डिंग से बैठे बैठे करो बाद में आके डाउट क्लियर करो या फिर बाद में जब वापस मैं रिवाइज करवाऊंगा लाइव क्लास करवाऊंगा तब आप फिर से एक बार कर लेना सो टॉपिक मिस होने का कोई डर या चिंता नहीं होना चाहिए ठीक है अगर कोई भी टॉपिक अभी आप लाइव नहीं कर पा रहे हो आप बाद में कर लेना ओके जब रही बात अंडरस्टैंडिंग की अगर आपको कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रहा है ठीक है ऐसा लग रहा है कि सर मिड टॉपिक है समझ नहीं पा रहे हैं ठीक है तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप ना एटलीस्ट जैसे पीजीबीपी ये टॉपिक में अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं तो आप एटलीस्ट ना पहला 1-2 क्लास थोड़ा सुन के रखो आप कनेक्ट हो जाओगे सर क्योंकि पीजीपीपी में जितना सेक्शंस हैं पीजीपीपी में जितना भी सेक्शंस है अगर मैं आपको एक बार गो थ्रू कराऊं आप देखो मैं आपको बताता हूँ अच्छा स्क्रीन शेयर है मुझे एक बार बताओगे सर यस सर पीजीपीपी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं मैं आपको एक बार सेक्शंस को गो थ्रू करा दे रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कशंस किए हैं मतलब डिटेल्स में चर्चा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि पीजीपीपी जो है सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है और ये चलता है 44 AE तक तो अभी तो 44 AE तक पहुंचने में समय लगेगा ठीक है 44 ADA 44 AD 44 AB 43 CA 44 AA 43 B 43 A 43 इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है अभी तो हम लोग 30 से 37 के अंदर गो थ्रू कर रहे हैं करेंटली हम लोग कहाँ हैं सर 30 से 37 के अंदर आता है सर
तो ये जो 30 से 37 का एरिया है, ये 30 से 37 के एरिया के अंदर मेनली हम लोग बात कर रहे हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं सर डिडक्शंस अलाउबल, डिडक्शंस अलाउबल। अब अगर किसी को लग रहा है सर क्या डिडक्शंस, कौन से अलाउबल, ठीक है, चार्जिंग सेक्शंस, डिमिंग प्रोविजंस, इसके लिए मैं आपको बस इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीजीपीपी का एटलीस्ट लिंक लेके पहला एक क्लास या 2 क्लास कर लो, इनफ है सर, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन करोगे ना, आप पूरा समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस आपने पहले का क्लास मिस हो गया किसी कारण से, 1 या 2 क्लास सर, दिन में 2 घंटा निकालो, 2 दिन करो, हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई तो करना है सर, पढ़ाई तो करना है। तो मैं अभी आपको एक सेकेंड, मैं जस्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम लोग सेक्शन 28 पे चर्चा करके रखे हैं। सेक्शन 28 जो है ये बेसिकली चार्जिंग सेक्शंस। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग सेक्शन? तो चार्जिंग सेक्शन इन द सेंस कि कौन सा इनकम टैक्स में चार्ज किया जाएगा पीजीबीपी हेड में, माने प्रोफेशनल इनकम कौन सा होगा, बिजनेस इनकम कौन सा होगा, उसके ऊपर बात किया जा रहा है। सेक्शन 28 इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि भाई ये इनकम बिजनेस में लाया जाए और इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाए। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 28 बात करता है। और 28 के बताते बताते मैं आपको आईसीडीएस के बारे में भी बताया था, मेथड ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इनकम टैक्स के हिसाब से। फिर धीरे धीरे मैं आपको लेके चला गया सर सेक्शन 29, जो बेसिकली आपको सेक्शन 29 क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इसमें बात करते हैं, जिसमें एज पर सेक्शन 29 द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28 हैज टू बी कंप्यूटेड। माने 28 में जितना भी इनकम के बारे में कहा गया है उसे 29 के अंदर कैलकुलेशंस के बारे में बात करता है। और कैलकुलेशंस करने के लिए आपको सेक्शन 30 से लेके 43D को कवर अप करना पड़ता है। कैलकुलेशंस के लिए जो सेक्शंस हैं वो 30 से लेके 43D में बोला है कि कितना अलग अलग तरीके का कैलकुलेशंस रहेगा। जैसे कि ये एडमिसिबल डिडक्शंस, आपको मैं वापस थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से बात को सुनना सर, रिवाइज करा रहा हूँ। पहला क्लास में भी बताया था, स्टार्टिंग क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूँ कि हम लोग पीजीपीबी में क्या करते हैं। नहीं तो ना एक्चुअली बड़ा चैप्टर है, खो जाते हैं, क्योंकि जब इंडिविजुअल प्रोविजंस में बात करते हैं तो स्टूडेंट को थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि वो ट्रैक से बाहर हो गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है। एक्चुअली क्या है ना, अगर वो सिंक टूट जाता है किसी कारण से तो उनको ये दिक्कत हो जाता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ सर वापस कि एक्चुअली ये हम लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल याद दिलाता हूँ, घर पे देखना कॉपी निकाल के, जो लोग कर चुके हो क्लास, और जो नहीं किए वो शायद सेकंड क्लास में मिल जाएगा उनको। मिस्टर शिवम का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, याद है सबको? आयन, कोनिका, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, होने चाहिए। मिस्टर शिवम का एक क्वेश्चन करवाया था। हेलो, प्लीज बोलो सर, याद है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? यस सर, याद है। याद है ना सर, बस इतना सा बात है। मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा अभी, मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जब हम लोग किए थे तो इस क्वेश्चन करने के टाइम पे ये क्या है सर, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। व्हाट इज दिस? इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं याद दिला रहा हूँ कि एक्चुअली पीजीपीबी में होता क्या है। इस तरह का क्वेश्चन फिर करना है सर, वापस करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फिर करेंगे, लेकिन वापस क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बाकी हैं जिसके बारे में आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो आपको बस इतना सा रिक्वेस्ट है, अगर भूल गए तो रिवाइज करें, और अगर नहीं किए तो एक बार देख ले। एक बार एक क्वेश्चन मिस्टर शिवम का एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आई थिंक एक सेकंड देख लेता हूँ, सुखविंदर अभी तक नहीं करवाया मैंने। मेन बड़ा क्वेश्चन में मैंने शिवम का ही क्वेश्चन करवाया, ठीक है, बस उतना सा कर लो ना सर। और अभिमन्यु का शायद मैंने डिप्रिसिएशन के लिए करवाया था, ठीक है। तो ये शिवम वाला क्वेश्चन करने के बाद एक्चुअली सबको ना आइडिया लग जाता है कि पीजीपीपी चैप्टर क्या है। मैंने ये वाला क्वेश्चंस में क्या करवाते हैं सर, ये बेसिकली एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है जो आप अकाउंटेंसी में रेडी करते हो। ट्रेडिंग पीएल पुराना सिस्टम जो टी शेप का होता है वही वाला। इसमें आपको ना नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है सर? नेट प्रॉफिट। याद करो जरा,
पीएल तो सिखाएंगे नहीं ना सर, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप सबको पीएल बनाना आता है। तो एक बिजनेसमैन अपने फाइनल अकाउंट्स में पीएल रेडी करके रखा और उसमें वो अपना नेट प्रॉफिट भी जनरेट करके रखा। 50,000 का नेट प्रॉफिट आया उनको। किसको किसको मिला सर नेट प्रॉफिट? बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए वो अलग अलग खर्चा दैट इज एक्सपेंसेस यहाँ पर शो करते हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस शो करते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात मेरा, कि मैं आपको स्टार्टिंग में जो पॉइंट बता रहा था कि एडमिसिबल एक्सपेंसेस एंड नॉन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। नाउ ऐसा कौन सा खर्चा है जो आप पीएल में डेबिट कर सकते हो? पीएल डेबिट माने इतना तो जानेंगे ना सर अकाउंटेंसी के अंदर, कि जो भी खर्चा होता है उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है और जो इनकम होता है उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जैसे इनकम फ्रॉम यूटीआई किया था, इनकम किया था। ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग से आया था वो भी इनकम है। और सैलरी दिया, रेंट रेट्स दिया, लोन का इंटरेस्ट पे किया, डेप्रिसिएशन का खर्चा किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी में खर्चा किया, पोस्टेज टेलीग्राम में खर्चा किया, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स में खर्चा किया, अदर कुछ जनरल एक्सपेंस में खर्चा किया, फिर नेट प्रॉफिट आया। बट इंटरेस्टिंग बात ये है सर, ये क्वेश्चन सॉल्व है ऑलरेडी, उसका बात नहीं है, आप लोगों के पास क्वेश्चन मिल जाएगा इसका आंसर। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खर्चा है, क्या ये खर्चा एडमिसिबल है? एडमिसिबल माने क्या एक बिजनेसमैन अपना इनकम टैक्स के हिसाब से, एज पर द इनकम टैक्स, अकाउंटेंसी के हिसाब से बात नहीं कर रहे, एज पर इनकम टैक्स which expense is perfect to deduct, माने आप किस एक्सपेंस को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए माइनस कर सकते हो, किस इनकम को आप क्रेडिट कर सकते हो और किसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। यही बात आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, यही बात आपको सिखाया जाता है। और ये पूरा जब पूरा सेक्शन है पीजीबीपी का, ये पीजीबीपी का सेक्शन और कुछ भी नहीं, आपको इसी चीज में ध्यान लगाने के लिए बात करता है कि एडमिसिबल डिडक्शंस क्या है। एडमिसिबल डिडक्शंस माने पीएल में डेबिट करने का पावर है या नहीं। ठीक है, तो ये एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 30 से लेके चालू होता है, 30, 31, 32। ठीक है, 32 के अंदर एडिशनल डिप्रिसिएशन, 35, 35D, 35AD, 35DDA। ठीक है, पूरा 30 से लेके 37 का एरिया है सर, 30 से लेके 37 का एरिया जो अलाउड अमाउंट के बारे में बात करते हैं। अलाउड अमाउंट माने जो खर्चा आप माइनस कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, माइनस कर सकते हैं माने एक्सपेंस के तौर पे डेबिट कर सकते हैं। और जैसे ही 37 कंप्लीट हो जाता है सर, उसके बाद आता है अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, माने ऐसा भी खर्चा है जो आप डिडक्ट नहीं कर सकते, वो चर्चा चालू करेंगे 40 से। ठीक है सर, इसके बारे में मैं आपको जब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में पीजीबीपी का फॉर्मेट बताया था तब भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, ना समझने वाला कोई बात नहीं है। और मिस्टर शिवम वाला क्वेश्चन जब मैंने बताया था तब आप लोगों को मैंने पूरा सॉल्व करके दिया था, तो हो सके तो एक बार वो क्वेश्चन आप सुन लो, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटेंसी के हिसाब से हम लोग पीएल बनाते हैं सर, इनकम टैक्स के हिसाब से थोड़ी ना पीएल बनाते हैं। पीएल किसके हिसाब से बनाया जाता है, बोलो सर? पीएल किसके हिसाब से बनाया जाता है? अकाउंट्स के हिसाब से बनाया जाता है कि इनकम टैक्स के हिसाब से बनाया जाता है? प्लीज टेल मी। एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल डेवलप करते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से डेवलप करता है? नॉर्मली बोलो ना। अकाउंट्स। अकाउंट्स ऑब्वियसली, अनडाउटेडली। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए कुछ हिसाब किताब का रूल बनाया है कि आप ये खर्चा माइनस नहीं कर सकते, आप वो खर्चा माइनस नहीं कर सकते। लॉजिक भी है उसके पीछे, उसके पीछे लॉजिक भी है। क्योंकि क्या है ना, एक बिजनेसमैन ऑलवेज क्या चाहता है, एक बिजनेसमैन ऑलवेज चाहता है कि उसका प्रॉफिट या तो कम हो जाए या तो कम हो जाए। कम माने लो दिखाना चाहता है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट लो होगा तो टैक्स लायबिलिटी लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा लो ही दिखाना चाहता है, कुछ लोग तो प्रॉफिट को इंक्रीज करके भी दिखाना चाहता है। ऐसा लोग थोड़ा अलग होते हैं, ये बेसिकली मैनिपुलेशन टेक्निक है, प्रॉफिट कुक करना। ठीक है, ये भी घोटाला होता है सर। आप प्रॉफिट को कुक भी नहीं कर सकते,
मैंने लोगों को, दुनिया को नहीं दिखा सकते कि आपका बिजनेस ही नहीं है, फिर भी आप लोगों को बिजनेस दिखाना चाहते हैं, तो बढ़ा के दिखाना। तो प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने का क्या है, कुछ गलत इनकम जो आपका बिजनेस इनकम नहीं है उसको दिखाना। जैसे यूटीआई से इनकम करना बिजनेस इनकम नहीं है, फिर भी यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसको माइनस करना है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको अपना पीएल को रेक्टिफाई करना पड़ता है इनकम के एंगल से एज वेल एज एक्सपेंस के एंगल से। तो ये कौन सा इनकम इनकम टैक्स में आएगा, कौन सा इनकम इनकम एक्सपेंस इनकम टैक्स में नहीं आएगा, इसी का जानकार बनना है सर, बस। फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पीएल रेक्टिफाई हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट रेक्टिफाई हो जाएगा, और वो प्रॉफिट के ऊपर बेस करके आपको गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करना है। इतनी सी बात है। बाकी टैक्स कैलकुलेशंस कैसे होता है नहीं होता है, उसके लिए बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास होता है सर। तो बेसिक्स का लाइव क्लास मैं वापस स्टार्ट करूंगा सर, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में वापस लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा। जिनका एग्जाम अभी देरी है उनको चिंता नहीं करना है, जो लोग जिनका नवंबर दिसंबर में एग्जाम है उनको चिंता करना है। वो अगर बेसिक कर लिया तो रिवाइज करे, जो नहीं किया है वो मेरे से रिकॉर्डिंग ले और करना चालू करे, बिकॉज आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। हाँ, जिनका एग्जाम मई जून के अंदर है वो चिंता ना करे, वो फिर से बेसिक क्लास उनको मिलेगा, ठीक है, जिसमें एकदम A to Z बेसिक्स में भी बहुत बात करते हैं हम लोग, बहुत बात करते हैं, ठीक है। पढ़ने का नाम जिंदगी, पढ़ते पढ़ते थक जाना है और रात को चैन की नींद लेना है। यस सर, ज्यादा पढ़ोगे तो नींद अच्छा आएगा, नींद में भी पढ़ाई याद आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सुनो बात। तो बेसिकली ये पूरा खेल क्या है, पीएल को रेक्टिफाई करने का खेल है। और उस पीएल में रेक्टिफाई करने के नाम पे हमारे साथ क्या किया जाता है, हमारे साथ माने हमारे साथ इन द सेंस एज ए टैक्स स्टूडेंट्स होने के नाते हमें क्या करना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि भाई किस इनकम को डिडक्शंस के तौर पे दिखाए और किस इनकम को डिडक्शंस के तौर पे ना दिखाए, बस यही करना है। अब आपको अलग अलग सेक्शंस पढ़ाया जा रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन, ऑब्वियस बात है कि डेप्रिसिएशन अलाउड खर्चा है, पर डेप्रिसिएशन में भी कॉन्सेप्ट आता है, एज पर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के साथ एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एडजस्ट होता है। तो एक बार ऐड होता है, एक बार लेस होता है। सर ये कहाँ बताया आपने, सर मैंने क्वेश्चन करवाया सर, पीजीपीपी के सेकंड लेक्चर्स में ही मैंने क्वेश्चन करवाया। सर फिर से कराओ ना कुछ क्वेश्चन, हाँ सर करवाएंगे। क्वेश्चन कराने के लिए ना मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, बट सर क्या है ना, क्वेश्चन कराने से पहले ना कुछ सेक्शन थोड़ा रिवाइज करवाना जरूरी है, थोड़ा सा, ठीक है, रिवाइज नहीं मतलब कंप्लीट करना जरूरी है। तो उसी के पीछे लगा हूँ सर। जैसे लास्ट क्लास मैंने आपको 35 कौन सा हुआ था लास्ट क्लास, याद करें जरा, 35 डी, हेलो 35 डी। तो एग्जाम में ना आपको इंडिविजुअल सेक्शन के ऊपर बेस करके भी क्वेश्चन कर सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, बात को समझिए सर। इनकम टैक्स पढ़ने का ना एक टेक्निक होता है, आपको टेक्निक जानना चाहिए। आप बोलोगे सर आप तो कराते चलते हो, हम लोग समझ नहीं पाते। नहीं सर, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिटेल्स में बात करता हूँ, कोई शॉर्टकट तो नहीं मारता। इनकम टैक्स में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे ये एक पीएल दे दिया, आपको इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है, रेक्टिफाई इन द सेंस, ये देखो सर, जैसे आप लोग बचपन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं किए थे, उसी तरह का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बीआरएस जब करते हो अकाउंट्स में, वहां पर भी एडलेस करते रहते हो, वैसे ही आपका नेट प्रॉफिट 50,000 आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इनएडमिसिबल एक्सपेंस एंड लॉसेस को ऐड करना है, इनएडमिसिबल एक्सपेंस एंड लॉसेस को ऐड करना है, यानी जो आपको पीएल में नहीं दिखाना चाहिए था, तो नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है, तो आप वहां पर क्यों दिखाएं, तो फिर उसको ऐड कर देंगे, मैंने आपने खर्चा दिखा दिया, ऐड कर देंगे, ऐड करने से क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपने कम करके दिखाया उसको बढ़ा देंगे, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस उसको बढ़ा देंगे। फिर क्या लेस कराएंगे, डिडक्टेड, जिसको डिडक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो जो डिडक्ट करना चाहिए उसको लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह का पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद आपका प्रॉफिट रेक्टिफाई हो जाएगा। फिर एज पर दी कैलकुलेशन सिस्टम आपको कैलकुलेट करके टैक्स देना पड़ेगा। यही सिस्टम है ना, यही सिस्टम है, आपको ये सिस्टम को जानना है, और ये सिस्टम को जानने के लिए डिफरेंट सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, डिफरेंट सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि सेक्शन 32 वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर सेक्शन, सेक्शन 32, ये लोग जो लोग बीकॉम करके आए हो उनको बीकॉम में भी इनकम टैक्स में ये सब पढ़ने का मौका मिला होगा। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े थे बीकॉम में तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बट कोई बात नहीं, अगर ना भी पढ़े हो, मैं ऐसा उम्मीद तो नहीं करता कि सब कोई पढ़ के आए बीकॉम लेवल से, ठीक है, लेकिन
अगर पढ़े हो तो याद कर सकते हो, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे पढ़ लो मेरे साथ। 35 ADP बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है सर। इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन, यानी आप ऐसे ऐसे जगह में ऐसे ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, ऐसे टाइप्स ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे जहां इन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट आपको 100% डिडक्शन दे देता है। इसका लंबा लिस्ट पढ़ाया था मैंने आपको। ओके सर, आज क्या पढ़ाओगे? सर आज मैं आपको 36 के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A में बात करना है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में बात करना है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में भी बात कर सकते हैं, एंड 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 पे भी बात कर सकते हैं, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 16 में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अलग अलग सेक्शन इधर है। और 37 क्या है? एन एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 37 प्रोवाइडेड इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। तो बेसिकली 37 जो है वो एक ऐसा सेक्शन है, 30 से 36 के अंदर जो नहीं है वो 37 बताते हैं। तो 30 से 36 के अंदर जो भी डिस्कशन होता है 37 उसके बारे में बात नहीं करता। इसलिए क्या बोला? It is an expenditure shall be allowed under section 37 provided it is not in the nature of expenditure described under section 36, 30 से 36, and it is not in the nature of capital expenditure. It is not a personal expense. It is मैं आपको आगे आगे बताता हूँ सर। ठीक है, सेक्शन 37 क्या बात करता है ये भी बताऊंगा। और फिर आ जाएगा 37 सबसेक्शन 2B। ठीक है, तो ये है डिडक्शन अलाउबल का एरिया, और फिर आ जाएगा नॉट डिडक्टेबल का एरिया। तो एक एक करके एरिया को डेवलप करो, सुन लो, प्रोविजंस है। ठीक है, प्रोविजंस है, सुन लो जरा। ठीक है, टेंशन ना लेके सुनो। सर मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि थॉरो स्टडी जरूरत है। अब पढ़ लोगे ना एक बार, फिर बाद में जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो इजी लगेगा। अगर पढ़ोगे ही नहीं कभी ना, तो क्वेश्चन आंसर करके कोई फायदा नहीं। यही मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ। अगर कभी पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर समझ पाओगे। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, चलो आ गए सर आधा डिडक्शंस पे। माने आप कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेंस करोगे जिसको आप पीएल में डिडक्शंस के तौर पे दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे कि द सेक्शन ऑथराइज डिडक्शंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सपेंस के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है जो आप पीएल में डेबिट करवा सकते हो। पीएल डेबिट माने एक्सपेंस के तौर पे शो कर सकते हो आधा डिडक्शंस जो अलाउड है। ठीक है, अलाउड खर्चा है। So this section authorizes deductions of certain specific expenses and the items of expenditure and the condition under which such expenditure are deductible are। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करता है, मैं लास्ट दिन हल्का आइडिया दिया था कि कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम के बात हो रहा है। प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर माने बेसिकली यहाँ पर बिजनेसमैन को ही डिनोट किया जा रहा है सर। जो बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयर के हित के लिए, अपने एम्प्लॉयर की अच्छाई के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है, तो सर इंश्योरेंस लेने से प्रीमियम भरना पड़ता है। हेलो, जब आपके घर में इंश्योरेंस है सर, आप लोगों के माता पिता को पूछो, घर पे आप लोग इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो किसी चीज का? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, अरे भरते कि नहीं भरते? हाँ या ना, कुछ तो कहो। आप लोगों के घर में किसी चीज का इंश्योरेंस पेमेंट होता है? इतना तो बताओ सर। अगर आप बोलोगे सर पता नहीं, तो फिर बहुत बुरा बात है। इतना तो नॉलेज होना चाहिए। हाँ, किसी के घर में कोई इंश्योरेंस पेमेंट नहीं होता है? होता है। चलो एक आंसर मुझे आया कि सर होता है। अरे इंश्योरेंस आज के डेट में बहुत बड़ा मार्केट है सर। इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा एरिया है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। लेकिन हम लोग सारे इंश्योरेंस के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। एक दो एरिया है जिसके ऊपर यहाँ पर बात किया गया, जैसे कि आपके सामने जो यहाँ पर बताया जा रहा है सर, ये इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन आउट अगेंस्ट रिस्क, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉक और स्टोर्स ऑफ द बिजनेस। माने सर एक बिजनेसमैन, अपना दिमाग एक बिजनेसमैन की तरफ लगाओ जो बिजनेस करता है, तो उसके दुकान में स्टॉक होगा, गोडाउन में या दुकान में स्टॉक होगा। हेलो,
स्टोर्स रहेगा ऑफ द बिजनेस प्रोफेशंस में। तो अगर उसके गोडाउन में या स्टोर्स में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्शन डिटेल्स हैं, वो डैमेज होने का डर हो सकता है, या तो फ्लड में या तो आग लग के फायर में। तो क्या करता है कंपनी, जहां पर थोड़ा सा चिंता होता है कि क्या पता अगर बारिश हो जाए, क्या पता अगर आग लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करके भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट लग के। किस रीजन, जब एक्सीडेंट होता है ना तो कहां से भी हो सकता है, जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं से भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट बोल के नहीं आता, घर बैठे बैठे भी एक्सीडेंट हो सकता है, रास्ते में निकल के भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं है, तभी तो इंश्योरेंस बिजनेस चलता है। घर बैठे बैठे लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है, रास्ते में चलते हुए भी कुछ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो डर का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कुछ इस तरह का प्रीमियम वगैरह पे करते हैं। तो जब प्रीमियम पे करता है वो एक तरह का खर्चा हो रहा है। इन फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा। ऐसे अकाउंटेंसी में एक टॉपिक होता है, अगर आप लोग नॉलेज रखते हो इसका, ये टॉपिक नॉर्मली बीकॉम लेवल में तो होता ही है, सीए इंटर, सीएमए इंटर वाले आई थिंक करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले भी कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि फाउंडेशन में है कि इंटर में है, क्योंकि मैं काफी दिन तक अकाउंटेंसी वगैरह तो मैम ही देखते हैं, आप लोग जानते हो। इंश्योरेंस क्लेम बोल के एक टॉपिक होता है सर, उसमें भी बताया जाता है कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे एक बिजनेसमैन मार्केट से लेता है, उसके अकाउंटिंग टेक्निक बताया जाता है। ओके सर, कहना क्या चाहते हो सर? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ओके, if insurance policy has been taken out against risk, damage or destruction of the stock or stores of the business or professions, the premium paid is deductible, but the premium in respect of any insurance undertaken for any other purpose is not allowable under the clause। माने आपको अपने स्टोर को बचाने के खातिर, ठीक है, आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे पर्पस में लोग हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन सा सेक्शन बता रहे हैं सर? 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। सर ये बात आपने लास्ट दिन भी शायद बताया था। हाँ सर, मैंने हल्का आइडिया दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन को कनेक्ट करना है और थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो आप जितना भी प्रीमियम भरोगे वो आपको डिडक्शन के तौर पे दिया जाएगा। ओके, आप कौन, यहाँ पर आप कौन हो सर? आप एक बिजनेसमैन एसएससी हो। एसएससी माने जिसका टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है। बिजनेसमैन माने जो पीजीबीपी से कमाते हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम या तो बिजनेस है या तो प्रोफेशन है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली स्टॉक वगैरह का काम बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं ना, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, लॉयर, ठीक है, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइक डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियरिंग इन प्रैक्टिस, ये जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस होल्डर होते हैं ना, ये प्रोफेशनल होते हैं। इनके पास प्रोडक्ट तो नहीं होता, सर्विस होते हैं, ये अपना सर्विस देता है। तो जब प्रोडक्ट का बात आता है, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल नहीं, वो बिजनेसमैन ही होगा। ये इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पीजीबीपी का क्लास जो था, उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन का डिफरेंस भी बताया था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, और वोकेशन बोल के भी एक चीज होता है। वोकेशन क्या होता है, प्रोफेशन और वोकेशन। वोकेशन माने बेसिकली डांसर, एक्टर, एटसेट्रा टाइप का, जो स्पेशल एक्ट, जिसके पास स्पेशल खूबी होता है, सिंगर, ठीक है, आर्टिस्ट, स्पेशल टैलेंट से कमाते हैं। तो नॉर्मली वोकेशन का अलग कोई हेड नहीं होता, प्रोफेशन के अंदर ही वोकेशन को रखा जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर जो कुछ भी सोचोगे, जो भी प्रीमियम खर्चे के बारे में सोचोगे, बिजनेसमैन के एंगल से सोचोगे। अपना सोच को सही रखे, डायरेक्शन को सही रखे। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। आप कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे हमारे आपके घर में डोमेस्टिक लेवल में काम वाली बाई काम करते नहीं सर, अरे काम वाली दीदी या मौसी जो भी बोलते हैं आप, काजेर दीदी बंगाली में बड़ा चलता है, काजेर दीदी, ऐसे ही बात ज्यादा होता है इन आवर बंगाल। महाराष्ट्र में चले जाओगे तो वहां पर बोलते हैं काम वाली बाई, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बैड वर्ड सर, ये मतलब एक एरिया वाइज ये डिपेंड करता है।
तो हमारे बंगाल में क्या बोलते हैं, काजेर दीदी। तो काजेर दीदी घर पे काम नहीं करने आता तो घर का हालत क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिनके घर में काम वाली दीदी काम करते हैं, उनके घर में जब एक दिन काम वाली दीदी छुट्टी ले लेता है, घर का क्या हालत होता है, सच बताना। हेलो, की अवस्था है? अवस्था भालो থাকে কি খারাপ থাকে? अरे बोलो, आयन, प्रिया, शालिनी, कोई भी बोल सकते हो। ভালো থাকে अवस्था? नो सर। ना खराब तक। एग्जैक्टली। तो समझ गए आप लोग मैं कहना क्या चाह रहा था। तो कहना यही है सर कि एम्प्लॉय के ऊपर एक एम्प्लॉयर बहुत भरोसा करते हैं, तो उसके लाइफ के ऊपर भी उनको चिंता होता है कि इनका हेल्थ में कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा कालिया। इसी डर के मारे वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के नाम पे इंश्योरेंस ले लेता है। दिस क्लॉज 6 टू अलाउ अ डिडक्शंस टू एन एम्प्लॉयर, ठीक है, डिडक्शन मिलेगा उसको इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड बाय हिम बाय एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन कैश। ठीक है, कैश पेमेंट करने से नहीं चलेगा क्योंकि ये ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपके पास बहुत काला धन है, काला धन समझते हो, आइडिया है ब्लैक मनी क्या होता है? अरे बोलो, व्हाट इज ब्लैक मनी? एनी आइडिया सर? जिस पैसे का कोई बिना टैक्स का पैसा है, ठीक है, इलीगल सोर्स ऑफ मनी है, तो ऑब्वियसली इलीगल सोर्स में टैक्स थोड़ी दोगे आप। सरकार को पता नहीं, कुछ नहीं, क्या कहाँ से कमा रहे हो, क्या सोर्स है, पूरा ब्लैक मनी हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट एक सर्टेन अमाउंट तक कैश नॉर्मली 10,000 तक अलाउड करते हैं। आप देखना यहाँ पर इनकम टैक्स में हर जगह में 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट बने वो डिसअलाउड हो जाता है। तो कैश नहीं करना है तो क्या करना है सर, ऑनलाइन करो या फिर यूपीआई करो, बैंक ट्रांसफर कर दो, चेक दे दो, बेसिकली जिसका बैंकिंग प्रूफ रहे, जिसका भी बैंकिंग प्रूफ रहे, आरबीआई के पास प्रूफ चला जाता है बस, और क्या। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। This clause seeks to allow deductions to an employee in respect of premium paid by him by any mode of payment other than cash to effect or to keep in force an insurance on the health of his employees in accordance with a scheme framed by General Insurance Corporations of India approved by central government and any other insurer and approved by IRDA. Okay, GICI जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है और IRDA अप्रूवल जो है उसका, दोनों में से किसी का भी अप्रूवल रहे तो चलेगा, बट IRDA अप्रूवल बिना किसी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं चलेगा। कुछ कंपनीज हैं जो इंडिया में कभी कभी बिना IRDA अप्रूवल वाला इंश्योरेंस बेचता है। मैं आपको बता दूं सर, ऐसा कभी कभी क्या ऑन हो गया, फीड क्यों आ गया, एक सेकेंड। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया। आवाज आ से अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे मैं एक चीज दिखाने का कोशिश कर रहा था कि IRDA अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर पूरा आपको क्या करना होता है कि पूरा IRDA के साइड में चले जाओ, तो IRDA ना किस किस कंपनी को अप्रूवल दिया है उसका पूरा लिस्ट मिलेगा आपको, लिस्ट ऑफ इंश्योरर्स, ठीक है। इसमें पूरा लिस्ट मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए किसके किसके पास प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर 10 लिस्ट दिख रहा है सर, लाइफ इंश्योरेंस का लिस्ट दिया है। यहाँ पर मैं आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और क्या है सर, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो IRDA अप्रूवल में काम करते हैं, ठीक है। ये सब लिस्ट आपको मिल जाएगा सर। सिमिलरली अगर आपको IRDA अप्रूवल चाहिए
सॉरी जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का चाहिए, इसमें लंबा लिस्ट होगा, ये सब देख सकते हैं आप। आदित्य बिरला हेल्थ केयर हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल, सिग्मा बोल के, निबा बुपा, स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस, और भी हैं, और भी पेजेस है, आपको आगे आगे दिख जाएगा। सो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इंश्योरेंस और इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स का अप्रूवलिटी कहाँ से मिलता है, तो वो IRDA की तरफ से मिलता है। तो वही बात यहाँ पर भी कर दिया। एनी अदर इंश्योरर एंड अप्रूव्ड बाय द IRDA। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है तो GICI से चल जाएगा, और अगर कोई दूसरे इंश्योरर है जो प्राइवेट लेवल इंश्योरेंस भी होते हैं, बट उसका IRDA अप्रूवल होना जरूरी है। तो अगर IRDA अप्रूवल नहीं है तो आप उसका डिडक्शंस नहीं ले सकते, तो मतलब जो भी प्रीमियम भरोगे डिडक्शंस के तौर पे नहीं दिखा सकते। फिर बोनस कमीशंस के ऊपर, अच्छा ये सेक्शन याद रखना, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B, बोनस एंड कमीशन। कंपनी अपने एम्प्लॉय को कमीशन या बोनस देते हैं, so these are deductible in full provided the sum paid to the employees as bonus or commission shall not be payable to them as profits or dividends if it had not been paid as bonus or commission। सर मतलब क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जब एक कंपनी प्रॉफिट करता है ना, तो कंपनी को क्या देना पड़ता है जानते हो? कंपनी अपने प्रॉफिट से क्या प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर को? डिविडेंड। थैंक यू सर। जब कंपनी मार्केट में बिजनेस करते हैं, कोई भी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, कंपनी अपने प्रॉफिट से शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देता है, बोनस देता है, कमीशन देता है, एटसेट्रा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जस्ट मैं कोई भी एक रैंडम कंपनी उठा रहा हूँ सर, स्टॉक मार्केट न्यूज से। आप थोड़ा सा देखिए, फाइनेंशियल्स में चलता हूँ और यहाँ पर मैं इनकम स्टेटमेंट में जाता हूँ। जब कंपनी अपना नेट इनकम कर लिया, मैंने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, इसके बाद कंपनी को अर्निंग पर शेयर मिल गया, मैंने शेयर होल्डर को कितना पर शेयर अर्निंग, और फिर एक देखो DPS बोल के हैं, DPS माने डिविडेंड पर शेयर। इसका कैलकुलेशंस वगैरह तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर जरूरत नहीं है अभी कि कैसे कैलकुलेशंस होता है, पूरा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग कहाँ करते हैं सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वो एक अलग टॉपिक है जो नॉर्मली CA, CS, CMA तीनों स्टूडेंट ग्रुप 2 में पढ़ते हैं। नहीं, CS एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 में कर दिया, बाकी CA इंटरमीडिएट वाले या फिर CMA इंटरमीडिएट वाले इंटर में ग्रुप 2 में पढ़ेगा, और फाइनल में जाके SFM बोल के एक पेपर होता है, उसमें पढ़ेगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें थोड़ा और एडवांस लेवल फाइनेंस है, बट बेसिक लेवल फाइनेंस जो है वो आपको इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में करना पड़ता है, CS CMA स्टूडेंट के केस में। CS वाले इसको करेंटली न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 में पढ़ रहे हैं, पुराने सिलेबस के हिसाब से ग्रुप 2 में पढ़ता है। तो कहना क्या चाहते हो सर, सिलेबस से क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर, नॉलेज इज ऑल अबाउट, चाहे ग्रुप में पढ़ो, 1 में पढ़ो, 2 में पढ़ो, व्हाट इज द केस। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि डिविडेंड पर शेयर देना पड़ता है, तो प्रॉफिट को डिविडेंड के नाम पे आप जरूर देना, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन बोनस कमीशन दिखा के खर्चा मत दिखा देना, क्योंकि डिविडेंड तो सारा खर्चा होने के बाद दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये सब बात है ना अकाउंट से रिलेटेड है। डिविडेंड कब दिया जाता है? डिविडेंड कब दिया जाता है सर? आपको रेवेन्यू कमाना पड़ता है, हेलो, रेवेन्यू से आपको एक्सपेंस को माइनस करना पड़ता है। जैसे कि ये HDFC बैंक का है डेटा, ऑब्वियस बात है कि ये बैंकिंग सर्विस देते हैं, तो एम्प्लॉय में इनका बहुत खर्चा होता है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका अच्छा है, ज्यादा खास होता है। तो फिर सब माइनस करने के बाद लुक एट सर, बहुत सिंपल सा हिसाब है, रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करो तो आपको EBI TDA मिलता है, यानी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन वो प्रॉफिट जिसमें आपने अभी तक डिप्रिसिएशन या टैक्स या इंटरेस्ट नहीं दिया, इसके बाद आप डिप्रिसिएशन वगैरह माइनस करते हो, है ना। ये फाइनेंशियल, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को माइनस करते हो, माने आपके एसेट का डिप्रिसिएशन को आप अकाउंट्स में क्या करते हो? माइनस करते हो। फिर आपको मिलता है EBIT या PBIT। सर ये सब कैलकुलेशंस में फाइनेंस में सिखाता हूँ,
आप लोग भी वहीं पर सीखोगे। थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आगे आगे सीख जाओगे। मैं तो किस लिए दिखा रहा हूँ, कुछ तो रीजन है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। तो ईबीआईटी या पीबीआईटी जो भी होता है ना, इसके बाद कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ध्यान दीजिए थोड़ा। फिर जाके जो भी बचेगा उसमें से टैक्स देना पड़ता है सरकार को। फिर सरकार के घर में टैक्स देने के बाद, जैसे ये 15,000 करोड़ का गवर्नमेंट को टैक्स दिया, फिर एचडीएफसी बैंक को नेट इनकम हुआ है सर 45,000 करोड़ का। इसके बाद जो भी इनकम है इसको नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करके अर्निंग पर शेयर, और फिर उसके ऊपर बेस करके डिविडेंड पर शेयर भी दिया जाता है। बट सर आपने इतना डिटेल्स में क्यों जा रहे हो? सर मैं इसलिए आपको यहाँ पर इतना डिटेल्स में बोला क्योंकि कंपनी अपना जो डिविडेंड दिया वो तो सारा खर्चा होने के बाद दिया, सब एडजस्टमेंट होने के बाद दिया ना। डिविडेंड तो सब कुछ के बाद होता है, इसको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद डिविडेंड आता है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे पड़ता है ना फर्क, अकाउंट्स का नॉलेज को थोड़ा एनहांस करें। अगर आप बोनस कमीशन यानी एक्चुअली आप डिविडेंड के नाम पे क्या कर रहे हो, बोनस कमीशन दे रहे हो, और बोनस कमीशन आपका एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय सैलरी में काउंट होता है। तो अगर आप डिविडेंड को बोनस कमीशन के नाम देके पीएल में डेबिट कर देते हो, पीएल में डेबिट कर देते हो, मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, वो शिवम वाला क्वेश्चन, पीएल में डेबिट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप अपने डिविडेंड को कभी भी बोनस कमीशन के तौर पे नहीं दिखा सकते। हेलो, आप लोग गहराई को समझ पा रहे हो सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ। ये कोई इनकम टैक्स का बात सिर्फ नहीं हो रहा है, इसमें आपका अकाउंट्स का नॉलेज का भी टेस्ट लिया जा रहा है कि कैसे आप अकाउंटेंसी में मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो जब आपके सामने प्रॉफिट को कम करने का इच्छा हो ना, तो आप डिविडेंड के नाम पे लोगों को सैलरी कमीशन बोनस देके पीएल डेबिट दिखा रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो वो गलत बात है ना। वही बात कर रहे हैं कि आप जो डिविडेंड है वो थोड़ी ना इधर आएगा, वो तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के बाद डिविडेंड होता है। डिविडेंड थोड़ी कंपनी का पीएल का खर्चा है। हाँ हेलो, क्या क्या डिविडेंड कंपनी का पीएल का खर्चा है? नहीं सर, लाइबिलिटीज। नहीं लाइबिलिटी नहीं सर, इसको ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। दिस इज नॉट लाइबिलिटी आल्सो, ओके सर। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में मैम जब आप लोगों को पीएल या पीएल एप्रो सिखाते हैं ना, तब भी ये सब चीज सिखाते हैं। सर अगर प्रोफेशनल बनना है, अकाउंट्स को एकदम बेस से स्ट्रॉन्ग करो धीरे धीरे, ठीक है, बहुत जरूरी है। बिकॉज अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट, जिसके ऊपर बेस करके सारा नियम कानून बना हुआ है। अब टैक्स करने जाओगे वहां पर भी अकाउंट्स का नॉलेज जरूरत है, अब लॉ पढ़ने जाओगे वहां पर भी अकाउंट्स का नॉलेज जरूरत है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनोगे उसमें भी आपको जरूरत है। अकाउंट्स का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है कि भाई कहाँ का बात कहाँ कर रहा है, ठीक है, कहाँ का घोटाला कहाँ हो सकता है। आप बोलोगे नहीं सर इतना नहीं जानना है तो आप फंस जाओगे, इंटरव्यू में फंस जाओगे सर। ओके, so these are deductible in full provided the sum paid to the employees as bonus and commission shall not be payable to them as profits or dividends, ठीक है, if it had not been paid as bonus or commission. It is a provision intended to safeguard against a private company or an associated escaping tax by distributing part of its profit by way of bonus. and अगर वो अपना प्रॉफिट का पार्ट को बोनस बोल के दे देगा ना तो टैक्स लायबिलिटी बच जाएगा, समझ रहे हो, इसीलिए मना कर रहे हैं। कोई डाउट सर, समझ में आया बात आपको कि क्यों कोई अपना प्रॉफिट को बोनस कमीशन बता के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता है? ये पॉइंट समझ में आया कि रे व्यापार पूछा कैसे? थैंक यू सर। ठीक है, इधर टू बोनस बोल के दिखा देगा, इधर कमीशन बोल के दिखा देगा, अरे भाई प्रॉफिट का पार्ट है वो बोनस कमीशन क्यों दिखा रहे हो? बट वो एक्चुअली अकाउंटिंग घोटाला है, एक्चुअली अकाउंटिंग घोटाला है। तो वो ऐसा करने के कारण क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट और कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अगर 50,000 पे आपको 30% टैक्स देना है सरकार के घर में, मानो कि 50,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने, तो 50,000 करोड़ के 30,000 है, तो अगर किसी कारण से आप 3, 4, 5,000 करोड़ कम कर देते हो, ठीक है, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। हाँ बोलो।
अरे सर टैक्स कम दी तो अभी। हाँ वही बात कर रहा हूँ, वही बात, टैक्स चोरी करने के चक्कर में कई बार ऐसे करते हैं, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियरली बता रहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब बोनस कमीशन दो, बोनस कमीशन जो है वो बोनस कमीशन के नाम पे दो, बट आप घोटाला ना करें। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल माने लोन, ठीक है। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 ये बोरोड कैपिटल के ऊपर बात करता है। अच्छा मैंने लास्ट दिन शायद इसके ऊपर थोड़ा बात किया था। हेलो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। जीरो कूपन बॉन्ड पे भी मैंने बात किया था, मुझे याद आ रहा है सर। आई थिंक मैंने डिटेल्स में ही बोला था लास्ट क्लास में, याद है किसी को? तो चलो अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता देता हूँ। Deductions of interest is allowed in respect of capital borrowed for the purpose of business or professions in the computation of income under the head PGBP। कहना क्या चाहता है सर? कुछ नहीं, वही पीएल कैलकुलेशंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीएल को रेक्टिफाई करने के लिए आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में जो इंटरेस्ट पे करते हो, सपोज किसी बिजनेसमैन ने 10 लाख का लोन लिया, मार्केट से बोरो किया बिजनेस पर्पस में, 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट भरा। क्वेश्चन इज दैट क्या ये इंटरेस्ट जो है वो क्या उसमें वो माइनस कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकता है। ठीक है, अलाउड है। रिडक्शन इन इंटरेस्ट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रोफेशन इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल में भी बोरोड फॉर सेवरल पर्पस। क्या क्या कारण से कैपिटल बोरो कर सकते हैं? एक्वायरिंग ए कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट माने कोई मशीनरी वगैरह। हेलो, अगेन अकाउंटिंग नॉलेज सर। कैपिटल एसेट माने मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, एनीथिंग। कैपिटल एसेट उसे कहते हैं जिसका बेनिफिट एक बिजनेस को लंबा समय के लिए मिलता है, उसे कैपिटल एसेट कहते हैं सर। तो आप ये बिजनेस के लिए जो कैपिटल बोरो करोगे, कैपिटल एसेट के लिए कर सकते हो, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग टाइप के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, the scope of expression for the purpose of business is very wide. कैपिटल में भी borrowed in the course of existing business, कैपिटल जो आप बोरो करोगे वो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी हो सकता है, एज वेल एज फॉर एक्वायरिंग एसेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपका जो करंट लेवल बिजनेस है उसको एक्सटेंड करने के लिए भी आप लोन बोरो कर सकते हो, आप कैपिटल बोरो कर सकते हो, बेसिकली लोन लेना एक तरह का। तो एज पर प्रोविसो टू सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, deduction in respect of any amount of interest paid in respect of capital borrowed for acquisitions of new asset, for acquisitions of new asset, new asset माने वही प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह का बात कर रहा हूँ, whether capitalized in the books of account or not, whether capitalized in the books of amount or account or not। books of accounts माने accounts में क्या आप उसको कैपिटलाइज कर दिए, मैंने कैपिटल में क्या आप उसको शो कर रहे हो कि भाई मैंने इतने तक पैसा का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, वो अकाउंट्स में एंट्री करना पड़ता है ना। जब आप कैश लाते हो तो कैश टू कैपिटल का एंट्री करते हो, कोई मशीनरी परचेस करते हो तो मशीनरी का एंट्री करते हो और उसको कैपिटल में शो करते हो क्योंकि वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सो फॉर एनी, ये सब कहाँ सिखाया जाता है? अकाउंटेंसी में सिखाया जाता है। So for any period beginning from the date on which the capital was borrowed for acquisitions of the asset till the date on which such asset was first put to use shall not be allowed। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया सर। क्या ट्विस्ट है? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, deductions in respect of any amount of interest paid in respect of capital borrowed for acquisitions of new asset for any period beginning from the date on which the capital was borrowed, जिस दिन capital borrow किया for acquisitions of the asset till the date on which such asset was first put to use। माने आपने लोन लिया, एसेट परचेज किया, ठीक है, लोन लिया फिर एसेट बाय किया, लेकिन एसेट को पुट टू यूज नहीं किया। पुट टू यूज माने आपको एसेट यूज करना है ना सर, तो लोन कैपिटल बोरो करने से लेके एसेट पुट टू यूज करने के बीच का जो गैप है उसके लिए जो खर्चा आप करोगे ना, इंटरेस्ट भरोगे, वो अलाउड नहीं करेगा।
in respect of capital borrowed for acquisitions of new asset for any period whether capitalized in the books of account or not, माने भले ही आप उसको अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दिए या नहीं किए, डजंट मैटर, for any period beginning from the date on which the capital was borrowed. suppose किसी ने 1 अप्रैल 2022 को या 23 को मानते हैं, 1 अप्रैल 2023 को किसी ने कैपिटल बोरो किया, फिर उस पैसे से एसेट भी ले लिया, लेकिन एसेट को यूज करना चालू किया मानो 31 मई 2023, तो अप्रैल से मई 1 मंथ आपका एसेट यूज नहीं हुआ, पुट टू यूज नहीं हुआ, तो ये जो बीच का गैप है ना, इस गैप का जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये आपको डिडक्शंस के तौर पे नहीं मिलेगा। क्लियर है? 1 मंथ का जो भी पुट टू यूज और कैपिटल बोरो का गैप है, वो गैप में आपको इंटरेस्ट जो भी पे करोगे आप, भले ही आपने एसेट को कैपिटलाइज कर दिए अकाउंट्स में, फिर भी नहीं चलेगा। बात समझ में आया? छोटी छोटी बातें समझ में रखना पड़ेगा। बोलो सर, बोझा गैसे कि जाए नहीं? है सर। इसी पॉइंट पे आगे भी चर्चा करेंगे सर। 43 सबसेक्शन 1 ये फर्दर सेक्शन है, फर्दर चर्चा होगा इस पॉइंट पे वापस, बिकॉज थोड़ा कनेक्शन मिलेगा। 43 subsection 1 clarifies that interest relatable to a period after the asset is first put to use cannot be capitalized. Interest in respect of capital borrowed for any period from the date of borrowing to the date on which asset was first put to use should therefore be capitalized. ठीक है, कैपिटलाइज तो पहले ही करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में नहीं हो पाएगा, ये 43(1) कहता है। जैसे कि यहाँ पर एक नोट दिया है, आप देख सकते हो, इन केस ऑफ जेन्युइन बिजनेस बोरोइंग the department cannot disallow any part of the interest on the ground that the rate of interest is unreasonably high except in case of falling under section 48. माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली कहता है कि जेन्युइन बोरोइंग किए हो बट इंटरेस्ट रेट अनरीजनेबली हाई है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब इंटरेस्ट ज्यादा हाई होने से आपका क्या हो जाएगा। अगेन टैक्स डिपार्टमेंट को चिंता है कि इंटरेस्ट रेट हाई करके मेरा टैक्स, अगर क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाता है ना, अगर कोई बिजनेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर कोई बिजनेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये पूरा फाइनेंस अकाउंट्स नॉलेज को कनेक्ट करके बात हो रहा है। अगर कोई बिजनेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, जैसे यहाँ पर तो बैंक है, इसका इंटरेस्ट डेटा यहाँ पर नहीं दिया है, कुछ और बिजनेस का ले लेते हैं, इंडिगो का ले लेता हूँ सर। इंडिगो आप लोग जानते हो एयरलाइंस में है, ये देखो इंडिगो 2023 में 3167 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, 3167 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट रेट अगर अनरीजनेबली हाई होता है तो ऑब्वियस बात है कि इसका इफेक्ट प्रॉफिट में पड़ेगा। हेलो, जैसे आप देखो ना, इधर 2863 का प्रॉफिट है 2023 में इंडिगो का, 3000 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो इसको लॉस हुआ है, तो लॉस होगा तो क्या टैक्स पे करेगा? क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पे होता है, लॉस पे थोड़ी होता है सर। आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं? इनकम टैक्स इनकम पे होता है, लॉस पे नहीं। तो इंटरेस्ट अगर टू मच हो जाता है तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट को चिंता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ जेन्युइन बिजनेस बोरोइंग द डिपार्टमेंट कैनॉट डिसअलाउ, डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट cannot disallow any part of interest on the ground that the rate of interest is unreasonably high except in case of falling under 40A। 40A का चर्चा आगे करेंगे क्योंकि अभी 40A में तो हम लोग पहुंचे नहीं, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पर और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग जितना जरूरी था समझ गए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बेसिकली आपको डिडक्शंस मिलता है, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, आपको वो चीज बताया गया। बाकी यही सब टॉपिक जब बीच बीच में क्वेश्चंस में पूछा जाए तो आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा सर, ठीक है, जल्दी करूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो डेवलप कर लो। बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करेंगे आप बोलोगे आसमान से टपके खजूर पे लटके। अच्छा, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जेडसीबी कहते हैं इसको, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3A, सेक्शन 36 क्लॉज 1 सबसेक्शन 3A,
प्रोवाइड्स डिडक्शंस फॉर डिस्काउंट ऑन जेडसीबी। सर ये क्या है जेडसीबी? सर जेडसीबी इज अ जीरो कूपन बॉन्ड ऑन प्रो राटा बेसिस having regard to the period of life of the bond to be calculated in the manner prescribed। मैं समझाता हूं कि क्या है ये। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में कहा गया है कि डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं इसमें आपको डिडक्शन अलाउड होता है। अब आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। कोई कंपनी अगर मार्केट से फंड रेज करता है, कोई कंपनी अगर मार्केट से फंड रेज करता है तो उनके पास ना ये भी एक फाइनेंशियल ऑप्शन है, सोर्स ऑफ फाइनेंस का, कि वो मार्केट से जीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू से भी रेज कर सकता है। देखते हैं अगर कुछ जीरो कूपन बॉन्ड का करेंटली कोई कंपनी अगर है। हाँ, एक न्यूज मुझे हल्का सा दिख रहा है सर, प्रिस्मी बोल के कोई कंपनी है, ठीक है, जस्ट एक न्यूज के लिए, जस्ट नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए। सोर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी में बात अभी नहीं करेंगे, ये कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन होगा। प्रिस्मी स्पा रिपोर्टेड दैट इट इज रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ यूरो में, ठीक है, इन 2020 कन्वर्टेबल जीरो कूपन बॉन्ड विद एन इश्यू साइज ऑफ 8,50,000 यूरो। सिमिलर चीज आपको इंडियन मार्केट में भी मिल जाएगा, ये क्योंकि ये इंडियन मार्केट का डिटेल्स नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड इन इंडिया, फॉर्म किया फॉरेन फ्लॉक्स में, ठीक है, खबर नहीं, उतना डिटेल कोई खबर रिसेंटली है नहीं। अगर खबर होता तो इतना देर से मुझे मिल जाता। ओ मिला है सर, एक खबर मिला है, ये 2022 का खबर है सर, ये न्यूज 2022 का है। Zero coupon bond are back in flavor. Will the party continue? In August, NBFCs such as TMF Holding, Tata Motor Finance, Tata Capital Financial Service, and L&T Finance raised an aggregate of 1683 crore, 1683 crore via zero coupon bond, maturing in 2 years to 4 years. ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड है, क्या करेगा चलो देख लेते हैं क्या करेगा। देखो सर, जीरो कूपन बॉन्ड में क्या इसका डिटेल्स है, थोड़ा नॉलेज ले लो, ठीक है, क्योंकि सर ये सब प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक क्लच ऑफ नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज हैव इशूड जीरो कूपन बॉन्ड टू मीट देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। अब ये बेसिकली और कुछ भी नहीं, मार्केट से पैसा रेज करने का एक तरीका है, ओके, बिजनेस का, बिजनेस मार्केट से पैसा रेज करते हैं, उसका एक तरीका है फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। The trend is expected to continue after recent interest rate increase as companies look to preserve their cash flows, money market experts say। कंपनी को चाहिए और पैसा, कैश चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड डू नॉट पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सिक्योरिटी। नॉर्मली जो बॉन्ड होते हैं उसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है, बट जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दे आर इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। द सब्सक्राइबर इन्वेस्टर रिसीव द फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी। जो भी जीरो कूपन बॉन्ड को सब्सक्राइब करेगा, से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर फाइनेंस या जो भी कंपनी यहाँ पर आपने नाम देखा, टाटा मोटर फाइनेंस को पैसा चाहिए। अगर आप टाटा मोटर फाइनेंस का जीरो कूपन बॉन्ड सब्सक्राइब करते हो तो टाटा मोटर फाइनेंस आपको जो भी बॉन्ड का प्राइस होगा उसको थोड़ा कम दाम में आपको इशू करेगा, बट कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देगा। मतलब अगर 100,000 का बॉन्ड है तो मे बी आपको 950 में या 970 में दे देगा, ठीक है, बट कोई इंटरेस्ट नहीं। जब आपको रिडीम करेगा तो 1000 वापस कर देगा पर बॉन्ड पे 10 टका करके या 20 टका, वॉट एवर बी दी कंडीशंस। तो वही बात कर रहे हैं सर, द सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर रिसीव्स द फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी। आपको देगा डिस्काउंट में और आपको रिडीम करेगा पार वैल्यू में। पार वैल्यू माने फेस वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड इज द कैपिटल गेन फॉर द इन्वेस्टर्स। तो अगर आप कोई शेयर या बॉन्ड, सॉरी शेयर नहीं बॉन्ड, सपोज 950 करके आप 1000 बॉन्ड परचेज किए, ठीक है, 950 करके 1000 बॉन्ड आपने परचेज किया,
कितना आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया सर? 950 9,50,000, 9.5 लाख। जब आपको वापस किया जा रहा है तो आपने कितना प्रॉफिट कर लिया? 1000 करके आपको रीपे करेगा, तो 10 इंटू 1000, ठीक है। तो आपने कितना गेन कर लिया? 10,000, 10 नहीं सॉरी 50 ना, 50 रुपीज, गलत बोल दिया क्या? 950 करके 1000 बॉन्ड, 1000 बॉन्ड का नंबर ऑफ बॉन्ड 1000 है, हाँ ठीक है 50,000 सॉरी। तो 50,000 इज योर कैपिटल गेन, मैंने 9.5 लाख लगा के आपको 10 लाख मिला है। तो 50,000 इज द इन्वेस्टर्स गेन। लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं था सर, बात तो पैसा का ही कर रहा है। हाँ सर, बात पैसे का ही है, बट इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इन अगस्त एनबीएफसी सच एज TMF Holding, Tata Motor Finance, Tata Capital Financial Service, L&T Finance raised an aggregate of 1683 crore via zero coupon bond maturing in 2 years to 4 years. The yield on these bonds range from 7.21 to 1%. Yield माने मार्केट में जो yielding कैपेसिटी है, ये कहाँ सिखाया जाता है? yield to maturity बोलते हैं इसको, सब फाइनेंस का पार्ट है सर। ये सभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। जिनको फाइनेंशियल नॉलेज गैदर करना है वो फाइनेंस का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। The yield on these bonds range from 7.21% because फाइनेंस सिर्फ आपका ओवरऑल नॉलेज के लिए ही नहीं, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके फैमिली फाइनेंस में भी आपको बहुत हेल्प करता है। The yield on these bonds range from 7.21% to 8.50%, यानी मार्केट में 7.5-8% का गेन है। Continuing the trend, ICICI Home Finance on September to raise 125 crore via 2-year zero coupon bond at a yield of 7.24%. Yield माने इंटरेस्ट नहीं रे बाबा, yield माने रिटर्न। इंटरेस्ट अलग चीज होता है, यहां पर इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज द जीरो कूपन। Big reputed corporates are now frequently issuing zero coupon bond, said Venkata Krishnan Srinivasan, founder and managing partner of Rockford FinCap, a Mumbai-based debt advisory firm. वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये सब नॉलेज बहुत है, क्योंकि वहां पर लोगों के अंदर ना कॉमर्स एंड फाइनेंस का ना नॉलेज का भूख है, नॉट लाइक ईस्टर्न पार्ट्स। यहाँ पर कुछ लोगों के पास ही है, ज्यादातर लोगों को पढ़ने का इच्छा ही नहीं है, जानने का इच्छा नहीं है, लोड हो जाता है। यहाँ का लोगों का मतलब वेस्ट बंगाल का या मैं ईस्टर्न पार्ट्स में बात करूँ, यहाँ पर लोगों को पढ़ने बोलो, जानने बोलो, सीखने बोलो, दे फील बार्डन। पैसा कमाने का नॉलेज है फिर भी बार्डन फील करते हैं। लेकिन अब गुजरात में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, दे डोंट फील बर्डन। उनको तो इसी चीज में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ मिलता है कि भाई क्या प्रोडक्ट है, देखते हैं, कुछ लोगों को बेच के 2-4 पैसा कमा लेंगे, फैमिली चला लेंगे। बट हमारे यहाँ पर इतना नॉलेज क्या लेके क्या होगा? जैसे देखो ना, मैं आपको टैक्स पढ़ाते पढ़ाते फाइनेंस का नॉलेज दे रहा हूँ, किसी के मन में चलता होगा सर पागल हो गया है, टैक्स पढ़ाते पढ़ाते जीरो कूपन बॉन्ड के एकदम हार्ड कंकाल निकाल रहा है। सॉरी सर, चलो ठीक है, समझ गए सर। जीरो कूपन बॉन्ड का मार्केट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। थैंक यू सर। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब देखो अब बहुत इजी लगेगा। इसे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन जेडसी। अब प्रोराटा बेसिस तो आप लोग कंपनी अकाउंट्स में किए ही हो, है ना? मतलब प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम। तो जो भी वहां पर भी जो भी होता है उसमें भी आपको डिडक्शंस मिल सकता है। तो डिफरेंस ऑन द डिस्काउंट क्या है? डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, जैसे टाटा मोटर फाइनेंस था, जो भी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक on issue of the bond and the amount payable by such company or fund or bank on maturity or redemption of the bond। मैंने वही बात कर रहा है सर, अगर बॉन्ड का दाम 1000 है, आपको 950 में दे रहा है, तो ये हो गया 50 डिस्काउंट, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। तो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक on issue of the bond and the amount payable by such company or fund or bank on maturity or redemption of the bond। लॉ का भाषा है,
थोड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए। इसे डिस्काउंट कहते हैं। इस डिस्काउंट जो भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं ये डिडक्शन मिल जाता है। ये 50% का डिस्काउंट है, ये खर्चा है कंपनी का। एक्चुअली ये कंपनी का एक तरह का खर्चा है, और ये खर्चा कंपनी अपने पीएल में डेबिट करवा सकते हैं। यही कह रहे हैं सर, यही कर रहे हैं। नॉर्मल बॉन्ड जो होता है उसमें इंटरेस्ट होता है। ये भी मैंने लास्ट दिन आपको एनएसी बॉन्ड के थ्रू से दिखा रहा था। ये भी फाइनेंशियल टॉपिक है, दिखाता ही रहता हूँ हमेशा। ये रहा, मार्केट में आप आ जाओ एनएसी में, बॉन्ड का पूरा लिस्ट दिख जाएगा। ये देखो आईआईएफएल का रेगुलर बॉन्ड, कूपन रेट दिख रहा है ना। जीरो कूपन बॉन्ड में ये कूपन रेट नहीं होता है, 9.5%, 8.5%, कभी तो आपको 10% से ज्यादा भी कूपन रेट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जिसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है उसका क्रेडिट रेटिंग थोड़ा कम होता है। यू कैन सी इट हियर। देखो आप, ईसीएल फाइनेंस बोल के जो कंपनी है मार्केट से बॉन्ड रेज कर रहे हैं, 10.40% आपको इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। लेकिन आप इनका क्रेडिट रेटिंग देखो, डबल ए स्टेबल है, एंड आईसीआरए का भी डबल ए स्टेबल है। इससे भी हाई रेटिंग होता है, ट्रिपल ए भी होता है। तो जो ट्रिपल ए देखो उसका इंटरेस्ट रेट 7.60 है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग होगा, ऐसा बात नहीं कि सब एक ही कंपनी है, सब अलग अलग कंपनी है। आईआईएफएल इज अ डिफरेंट कॉर्पोरेट, एनई चाहिए, ये सरकारी है, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टीसीएफएसएल, एनएचबीटीएफ 2014, एनएचएआई, ईसीएल फाइनेंस, हार्डको, आईआरएफसी, बहुत है, और भी बहुत है, लंबा लिस्ट है, पागल हो जाओगे देखते देखते। क्या से क्या हो गए देखते देखते, देख रहे हो, लंबा लिस्ट है। सिर्फ एनएसी के साइड में इतना सा दिख रहा है आपको, इसमें ट्रेड होता है इसलिए एनएसी के साइड में दिख रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनी इनके थ्रू से भी पैसा कमाते हैं। जो भी हो, आपका फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप करो सर, स्टॉक मार्केट फाइनेंस का नॉलेज डेवलप करो, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। लॉ में, कंपनी लॉ में, टैक्स लॉज में, जीएसटी में, हर जगह जरूरत है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ अपना स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस का नॉलेज डेवलप करो। देखो ना, अगर आप लोग इजीली समझ जाते हो मैं शायद थोड़ा कम बोलता, बट हम तो खाल खींच लिए। The period of life of the bond, the period commencing from the date of issue of the bond and the ending of the date of the maturity or redemption. मैच्योरिटी भी बोलते हैं, रिडेम्पशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। हो जाए अच्छे, बोलो, कहानी समझ में आ रहा है? सब लॉ है पर नॉर्मल नहीं, थोड़ा डिटेल्स है। कि বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? सब चुप क्यों हो? समझ में नहीं आया, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? और अगर नहीं आया तो बताओ क्या समझ नहीं आया। हेलो अयन, ऋषभ, प्रिया, कोनिका, बोलो सर। आगे बढ़े, मूव करे सर। हाँ बोल, की असुविधा, कोनो प्रॉब्लम, कोनो क्वेश्चन बोल। नहीं सर ठीक है। ठीक है, ओके सर। कोनिका বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ওকে, প্রিয়া, প্রিয়া বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার একটু একটু। একটু একটু, ঠিক আছে, একটু আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে বুঝে যাবি। এগুলো অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্সের ডিসকাশন করছিলাম না, ট্যাক্সে তো জাস্ট পয়েন্টটা বলে দিয়েছে, ইনকাম ট্যাক্সের মধ্যে এটাকে জাস্ট একটা পয়েন্ট হিসেবে বলে দিয়েছে কি যদি কোনো কোম্পানি জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করে তাহলে যে ডিসকাউন্টটা দেবে সেটা খরচ হিসেবে টিএল এ ডেবিট করতে পারে। এখন যদি কেউ জেডসিবিটা কি সেটাই বোঝে না, তাহলে সে কি বুঝবে, এটা মনে রাখতে পারবে? বল আমাকে। এটা পিওর ফিনান্সের নলেজ, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকাউন্টসের নলেজ থেকে ডেভেলপ হবে,
আর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের নলেজ থেকে ডেভেলপ হবে, তবে সে জেডসিবি বুঝবে। এগুলো এক্সপেক্টেড থাকে নর্মালি কি স্টুডেন্ট নিজেকে সেরকম ভাবে রেডি করবে, সে অ্যাকাউন্টসটাও বুঝবে, সে ফিনান্সটাও বুঝবে, তবে সে ট্যাক্সেশনটাও বুঝবে। যদি এইটুকু বেসিক নলেজ মানুষ ডেভেলপ না করতে পারে তাহলে সে অনেক কিছুই বুঝতে পারবে না। সেই জন্যই ডিটেলসে পড়তে হয় আর ধৈর্য ধরতে হয়। সবাইকেই বলছি ধৈর্যটা খুব इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो सर? पेशेंसफुली पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है, हर सब्जेक्ट में नॉलेज गैदर करना है, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में, जीएसटी में, कंपनी लॉ में। अगर इतना सारा चीज समझ जाओगे तो फिर ऑडिट भी समझ जाओगे। इकोनॉमिक लॉ, जिनका सीएस का स्टूडेंट का लॉ का पेपर थोड़ा ज्यादा होता है, उनको इकोनॉमिक लॉ पढ़ना होता है, वो सब भी समझ जाओगे, लेकिन उसके लिए सारा मैटर समझना चाहिए, तब जाके समझ पाओ। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। क्या बोलते हैं सर? हॉलिस्टिक माने, हॉलिस्टिक माने एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है अपने आप का, तब जाके आप हर पॉइंट को लगे रहो, बस इतना कहूंगा, लगे रहो। ठीक है? क्यों लगे रहने से क्या है, धीरे धीरे एक ही लोग तो सुनते 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 ना एक दिन ऐसा आएगा कान पक जाएगा। माने जो स्टूडेंट मैं देखता हूँ एक रेगुलरिटी मेंटेन करके काफी दिनों से लगा हुआ है ना, वो बना लेता है अपने आप को, वो बन जाता है। बस वही चीज जरूरत है। और क्या है ना, प्रोफेशनल, और देखो ना चारों तरफ आप देखो, नॉर्मल जो पढ़ाई है उसमें तो कुछ है नहीं, अब आपको तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। ओके सर, 36 सबसेक्शन 1 क्लास 3 से आगे बढ़ो। ओके, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, ये क्या है भाई? कहाँ से आ गए? आसमान से टपके खजूर पे लटके, कौन है? 36 सबसेक्शन 1 क्लास 4 एंड 5 क्या कहना चाहता है सर? एक एम्प्लॉय, अच्छा आप लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में तो सुने होंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा देता है, जब उनका रिटायरमेंट का टाइम होता है तो वो प्रोविडेंट फंड का पैसा लेके बड़ा खुश होके घर पे आते हैं, अपनी बीवी को आके बोलते हैं कि प्रोविडेंट फंड में पैसा है, हमारा रिटायरमेंट गुजर जाएगा। हेलो, अरे ऐसा बोलता है? अच्छा नहीं सुना है तो फिर सुन लेना, कभी घर पे घर बड़ों से पूछना। अगर अगर घर पे आपके घर पे सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो उनको बहुत पता होगा कि प्रोविडेंट फंड का क्या कीमत होता है। बिजनेसमैन फैमिली भी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकते हैं, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालता है, लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। इसके ऊपर सैलरी में एक चैप्टर था ना आप लोगों का इनकम टैक्स में, सैलरी, उसके अंदर प्रोविडेंट फंड रिलेटेड बहुत चर्चा होता है। जो भी हो, फिलहाल इतना समझो। पीजीपीपी में, हाँ बोलो सर। के लॉ में भी तो ऐसे पेपर, हाँ हाँ, प्रोविडेंट फंड लॉ में भी है, लेबर लॉ। थैंक यू। एक्चुअली प्रोविडेंट फंड एक लॉ है, प्रोविडेंट फंड लॉ को फॉलो करना पड़ता है, जिसके ऊपर बेस करके सैलरीड एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड मिलता है। ठीक है? जो कौन देता है, जो पर्सन एम्प्लॉय है उसके अमाउंट अकाउंट से भी काटा जाता है। मैं सैलरी में आप लोगों को पढ़ा के रखा होगा, एक ऐसे गुल्लक बना के दिखाया था। जो लोग सैलरी चैप्टर कर चुके हो, जो नहीं किया वो बाद में करेगा। ये प्रोविडेंट फंड का गुल्लक है। इस फंड में आपके एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है, एम्प्लॉय अपने अकाउंट से भी काट के डाल देता है, मैंडेटरी काट लेता है इसके अकाउंट से, सैलरी से ही काट के डाल देता है। सैलरी से इधर मानो 10% दे दिया, ये भी 10% दे दिया। जितना एम्प्लॉयर डालेगा उतना ही अमाउंट बेसिक सैलरी का, उतना एम्प्लॉय भी डालेगा। तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय जो खुद के अकाउंट से करते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे सर। एम्प्लॉयर जो अमाउंट एम्प्लॉय के अकाउंट में डालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो पीएल में डेबिट है, और पीएल में डेबिट है तो पीएल में प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स में बचत होता है। लेकिन ये अलाउड है, वैलिड है, एकदम वैलिड है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये प्रोविडेंट फंड का पैसा लेके एम्प्लॉय बाद में अपना जिंदगी बिताते हैं, रिटायरमेंट लाइफ बिताते हैं।
हाँ, रिटायरमेंट से पहले भी प्रोविडेंट फंड तोड़ा जा सकता है, बट वो अलग बात है, उसका अलग टैक्स का हिसाब होता है, सैलरी में सिखाया जाता है। बट मैं यहाँ पर सैलरी वाला प्रोविडेंट फंड, मैंने एम्प्लॉय के हाथ में प्रोविडेंट फंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर माने बिजनेसमैन, जो कंपनी चला रहे हैं, जो अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का पैसा देते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सरकार का रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एक ही होता है, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड आर अलाउएबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। द ग्रेचुइटी फंड शुड बी सेटल्ड अपॉन ए ट्रस्ट, द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड शुड बी पीरियडिक पेमेंट एंड नॉट एन एडॉक पेमेंट, एन इमरजेंसी पेमेंट नहीं, पीरियडिक पेमेंट होना चाहिए। एडॉक माने इमरजेंसी, अचानक से फंड में पैसा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, अचानक से पैसा दोगे तो फिर वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पीरियडिक पेमेंट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स में आप एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में पैसा देता है, जो अमाउंट जो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय बाद में रिडेम्पशन करते हैं जब उनका जॉब उनका खत्म होता है। द ग्रेचुइटी फंड शुड बी एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, वही तो बोलना चाह रहा हूँ। द ग्रेचुइटी फंड शुड बी फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होना चाहिए सारा, तो तभी ये खर्चा एम्प्लॉयर पीएल में दिखा सकते हैं कि मैंने प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का डाला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो अलाउड एक्सपेंस के तौर पे माइनस करेगा। Employer's contribution to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD। सर ये कौन सा सेक्शन है सर? 80CCD एक चैप्टर आएगा सर, जिस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? डिडक्शन। डिडक्शन, थैंक यू सर। इनकम टैक्स में मैं आपको एक बार, जिनको समझ नहीं आ रहा है उनको बता देता हूं सर। टोटल इनकम बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। ये टॉपिक हम लोग तब कवर कर पाएंगे जब हम लोग सारा हेड कवर कर लेंगे, ठीक है सर। इनकम टैक्स का फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए, क्यों? जिन्हें आइडिया नहीं है उनको आइडिया देने के लिए, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट होता है बेसिक से। बेसिक क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस का ज्ञान देता है। फिर जैसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी बेसिक लेवल में कैलकुलेशन का ज्ञान मिल जाए, फिर आपको 5 हेड का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो अभी मैं आपके लिए एक्चुअली करा रहा हूं आपको, इसी के मैं अंदर बात कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ईच एंड एवरी हेड सबसे ज्यादा टाइम लेता है सर। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी हेड, कैपिटल गेन हेड, अदर सोर्स हेड। फिलहाल मैं पीजीबीपी में बात कर रहा हूँ। अगर किसी के सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हो गया वो रिवाइज करे, जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा। कैपिटल गेन इसके बाद कराऊंगा, फिर अदर सोर्स करवाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को जैसे ही हेड्स हो जाएगा फिर क्लबिंग करवाऊंगा, ठीक है, फिर डीमिंग प्रोविजन करवाऊंगा, फिर क्लबिंग करवाऊंगा, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर जीटीआई होगा, उसके बाद मैं डिडक्शंस कराता हूँ। मैं नहीं, एक्चुअली इनकम टैक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये डिडक्शन जो है चैप्टर 6 से कहा जाता है इसको। सेक्शन, इस चैप्टर माने किताब का चैप्टर नहीं, इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर। चैप्टर 6A के अंदर 80CC से लेके 80C से लेके 80U तक का सेक्शन है, और ये सेक्शन आप इनकम टैक्स को में प्लानिंग करने का हेल्प करता है कि आपको ना सरकार की तरफ से डिडक्शन मिलता है, जो भी इनकम होगा आपका फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर डिडक्शन नॉर्मली ऐसे नहीं कि हवा में मिल जाएगा, जैसे मानो कोई बंदा लाइफ इंश्योरेंस के लिए खर्चा करता है, प्रोविडेंट फंड के लिए खर्चा करता है, तो वो सब ना 80CC में या 80CC-D में डिडक्शन मिलता है। तो वो डिडक्शन क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी कम कर देता है, टोटल इनकम कम हो जाता है। तो लंबा लिस्ट है, 80C से 80U लंबा लिस्ट है, टैक्स प्लानिंग में काम आता है सर। चलो मैं आपको इसको और अच्छे से बता सकता हूँ। बताने का हजारों तरीका है, कहां से बताए और कहां से नहीं। मजाक नहीं कर रहे हैं सर, बताने का हजारों तरीका है। इनकम टैक्स का ई फाइलिंग के साइड में चले जाओ, सर ओपन होने में देरी हो रहा है, आई थिंक
सर्वर में थोड़ा प्रेशर हो सकता है बिकॉज काफी लोगों ने टैक्स टाइम पे पे नहीं किया। हो सकता है कि सर्वर थोड़ा सा डाउन जा रहा है क्योंकि 31 जुलाई गया ना, अगस्त गया ना सर, अभी सॉरी जुलाई। हाँ बहुत प्रेशर है, अब लेट फाइन देके करेगा जो भी हो। अच्छा इधर खुल गया देखो, नहीं ये तो ई फाइलिंग एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। यहाँ पर से भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, जरा सा रुक जाओ बताता हूँ। देखो सर, हम लोग जिस हेड्स के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से 2 हेड देखो, सैलरीड एम्प्लॉय दिख रहा है आप लोगों को? हेलो दिखा अच्छे? यस सर। नीचे देखो बिजनेस प्रोफेशन दिख रहा है, ठीक है। अब आप इनकम टैक्स में साइड में जाओ, वहां पर भी आपको बिजनेस प्रोफेशन मिलेगा। फिर यहाँ पर गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, मैंने बिजनेस प्रोफेशन के केस में। टैक्स स्लैब्स क्या है, डिडक्शंस ऑन व्हिच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल्स। अच्छा डिडक्शंस पे चलते हैं। ये मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशंस, टैक्स स्लैब का कैलकुलेशंस मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इधर देखो, मैं यहाँ पर 80C 80CCC 80CCD ये सब बात कर रहा हूँ। ये देखो टैक्स डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये डिडक्शन उनको नहीं मिलता है जो न्यू स्लैब जो आया है ना सर, 115 BAC, सिर्फ 115 BAC वाले में नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर टैक्स रेट थोड़ा कम है, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं देता है, एक्सेप्ट 80CCD सबसेक्शन 2 एंड 80JJAA जो अलाउड है। बाकी ये जो 80C जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हैं, इक्विटी शेयर में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सर्टेन इक्विटी शेयर्स, ट्यूशन फीस में पैसा जमा करते हैं, नेशनल सेविंग, ट्यूशन फीस माने यूनिवर्सिटी कॉलेज का, प्राइवेट कोचिंग का नहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप जमा करते हो, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल देते हो, एंड अदर वेरियस आइटम्स 80C का डिडक्शन है। 80CCC एनुइटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस टुवर्ड्स पेंशन स्कीम। लेकिन कुल मिला के आपको मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलता है जानते हो? सारा मिला के 80C 80CCC एंड 80CCD सब मिला के 1.5 लाख, सब कुछ मिला के 1.5 लाख का बेनिफिट होता है, कुछ कम नहीं है। अगर किसी का टोटल इनकम 10 लाख क्रॉस कर रहा था और 1.5 लाख डिडक्शन दे दिया तो बेनिफिट हो गया ना, टैक्स स्लैब में बचत हो जाएगा। इनकम टैक्स में जो बेसिक का लिंक आप लोगों के पास है, अब वहां से थोड़ा बेसिक का क्लास कर सकते हो क्योंकि वहां पर बेसिक में मैं ये सब बात करता था, ठीक है। ये बेसिक्स है, और अगर आपको बेसिक्स वापस लाइव करना है डोंट वरी, मैं फिर से करवाऊंगा, ठीक है। कुछ ही दिन बाद मैं बेसिक का क्लास स्टार्ट करूंगा, तब फिर से कर लेना। जिनका पहले हो चुका है वो रिवाइज करे, जिनका नहीं हुआ है वो फ्रेशली करे, ठीक है। अभी हेड्स कराने दो जहां पर हम लोग अभी PGBP में है। सिलेबस बहुत बड़ा है, काफी डिटेल्स नॉलेज का जरूरत है सर, ठीक है। शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है, मेहनत का जरूरत है। ओके, आई होप आप समझ गए 80CCD वगैरह क्या बात करना चाहता है। ये बेसिकली पेंशन स्कीम रिलेटेड बात करना चाहता है, और मैं आपको किताब से नहीं बता रहा, एकदम मार्केट से बता रहा हूँ। टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम जहां से होता है वहीं से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 80CCD में CCD सबसेक्शन 1 पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इधर 80CCD सबसेक्शन 1B में डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट मेड टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 80CCD सबसेक्शन 1, इसको छोड़ के डिडक्शन लिमिट है 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं आप। और CCD सबसेक्शन 2 में डिडक्शन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ एम्प्लॉयर इज ए PSU माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स, डिडक्शन मिलेगा 10% ऑफ सैलरी, और एम्प्लॉयर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो एम्प्लॉय को 14% ऑफ सैलरी डिडक्शन मिलेगा। बेनिफिट है सर, 80CCD में बहुत बेनिफिट है। ओके, तो नॉर्मली जो मैं 80CCD का सबसेक्शन 1 का बात कर रहा था ये पेंशन स्कीम के बारे में। The employer contribution to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD 36 subsection 1 clause 4A to provide that the employer contribution toward the account of an employee under pension scheme, okay, as referred to in section 80CCD। तो 80CCD क्या सेक्शन है? डिडक्शन का सेक्शन है। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद ये सेक्शन आता है,
would be allowed as deduction while computing business income. जब हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेशन करेंगे तब आपको इसका पूरा बेनिफिट दिख जाएगा। फिलहाल मैं इंडिविजुअल लेवल में हूँ, पीजीबीपी के अंदर एक स्पेशल सेक्शन में बात कर रहा हूँ, हल्का नॉलेज लो अभी के लिए। बाकी 80CCD का पूरा यूज कैसे करना है, माने रिटर्न फाइलिंग करने के लिए एक इनकम टैक्स में एक सैलरीड पर्सन का, एक पीजीबीपी पर्सन का, एक कैपिटल गेन इनकम का, एक अदर सोर्स इनकम का क्या होता है सब बताऊंगा सर। अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ रहे और क्लास को रेगुलर करते रहे, आप देखना आप धीरे धीरे बन जाओगे। ठीक है, किसी भी तरह का पैल्पिटेशन पैनिक करने का जरूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, बस बने रहो। However, deductions would be restricted to 10% of salary of the employee in the previous year. Salary for this purpose include DA if the terms of employment so provide, but exclude all other allowance and perquisites. ये सैलरी का बात कर दिया कि सैलरी माने डीए है, माने सैलरी के अंदर बेसिक प्लस डीए, अगर टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड बट एक्सक्लूड अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। अच्छा ठीक है, बहुत हुआ, डिडक्शंस मिलेगा पता लग गया, बहुत झमेला कर रहे हो सर आप, माने मैं खुद ही खुद को बोल रहा हूँ सर, आप लोगों को नहीं। माने मैं आप लोगों का माथा इतना खा रहा हूँ, आप लोग शायद सोचते होंगे सर इतना बात मत करो, दिमाग फट जाएगा, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए मुझे सर। क्या उसके बाद मैं भूल गया। एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स 20% बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। चलो एक एग्जांपल करेंगे, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। X Limited contribute 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme. पेंशन स्कीम कौन से सेक्शन में बोला है? 80CCD, उसमें आपको डिडक्शंस भी मिलेगा। डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी, जितना बेसिक सैलरी है उसका 40% डीए है। एंड और ये भी बोला इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे ऑफ द एम्प्लॉय, दैट मींस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ये जो बात लैंग्वेज है ना, सेम लैंग्वेज है, एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे ऑफ द एम्प्लॉय। Compute the amount of deduction allowable under section 36 subsection 1 clause 4a if the basic salary of the employee aggregate 10 lakh. Would disallowance under section 40a subsection 9 be attracted and if so to what extent? इसमें 40a subsection 9 का भी बात कर दिया, फिलहाल तो 40a को अभी थोड़ा साइड करते हैं, जब मौका मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन इज दैट कि 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4a के तहत आपको क्या डिडक्शंस मिलेगा जो पीजीबीपी में अलाउ करेगा, जो पीजीबीपी में अलाउड एक्सपेंस होगा वो कैलकुलेट करना है। सर बहुत इजी है, देखो तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4a एंड डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40a सबसेक्शन 9। ठीक है, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, बेसिक सैलरी कितना है? एक्स लिमिटेड अपने एम्प्लॉय को कितना बेसिक सैलरी दे रहा है एनुअली? 10 लाख। 3 लाख? 10 ना? 10 बोला जी। 10, ओके सर, 10 लाख, थैंक यू। अच्छा, डियरनेस अलाउंस जो कि सैलरी का पार्ट है, तो 10 लाख का 40% कितना होता है? लाख। अच्छा, डीए क्यों दिया जाता है जानते हो आप लोग? जल्दी बोलो, डीए क्यों दिया जाता है? पश्चिम बंगाल में रिसेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बहुत झमेला हुआ, धर्मतला में बैठ के धरना दिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डीए दिते ही हबे करे। अरे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डीए नहीं मिल, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डीए नहीं मिल रहा था। हाँ बोल बोल। नहीं मिल रहा सर, वही मैं बता रहा हूँ, पूरा नहीं मिल रहा है। सेंट्रल का पूरा मिलता है, यहाँ पर कम मिल रहा है, तो डीए क्यों बंद किया गया? गवर्नमेंट के पास शायद पैसा नहीं है। इसको लेके काफी धरना हुआ है, काफी आंदोलन हुआ है, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक। हाँ यस बोलो, यस कोई अनम्यूट किया, बोलो कुछ कहना चाहते हो? डीए बेसिकली इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है, महंगाई
মার্কেটে যে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে বছরের পর বছর, साल भर साल जो चीजों का दाम बढ़ता रहता है उसको एडजस्ट करने के लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, इसे डीए कहते हैं, जो सैलरी का पार्ट होता है। अगर दिया जाए तो, जैसे यहाँ पर बोला ना, डीए फॉर्म पार्ट ऑफ पे, डीए फॉर्म पार्ट ऑफ पे, सैलरी का पार्ट है, तो 4 लाख। तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 36 क्या हो गया, बेसिक प्लस डीए, तो 10 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया, 14 लाख। अब इसमें पेंशन स्कीम में कितना पैसा भर रहे हैं देखो, X Limited contribute 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme। तो पेंशन स्कीम में 14 लाख का 20% भरा जाएगा। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज 20% ऑफ 10 लाख, लेस permissible deduction under section 36 subsection 1 clause 4a, that is 10% of basic salary plus DA and 10% of 14 lakh, that is 1,40,000। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो आपको अलाउड नहीं करेगा 40A सबसेक्शन 9 के तहत, ये डिसअलाउड है। अलाउड है इतना, मैं सॉरी इतना 1,40,000 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A के तहत आप पीएल में दिखा सकते हो, डेबिट कर सकते हो, मनी डिडक्शन अलाउबल, ये अलाउड खर्चा है 1,40,000, बट एक्स्ट्रा 60,000 जो है ना, ये अलाउड नहीं है। अब ये एक्स्ट्रा हिसाब कैसे हुआ, ये एक्स्ट्रा हिसाब कैसे हुआ, आपको वही चीज बताना चाह रहा सर, यही बात यहाँ पर बताना चाह रहा था सेक्शन, ये जो पॉइंट यहाँ पर बता रहा था यही बात कर रहा था। क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो एक्स लिमिटेड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो 10 लाख का 20%, दैट इज 2 लाख पेंशन स्कीम में दे रहा है। लेकिन आपको सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A कितना अमाउंट डिडक्ट करेगा, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% है। अब ये मैंने कहां से बताया आपको, यही तो अभी पढ़ा है आपको, रूल यही सिखाता है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 clause 4A to provide that the employer contribution to the account of the employee under a pension scheme as referred to in section 80 CCT would be allowed as deduction while computing business income. However, deductions will be restricted to 10% of the salary of the employee in the previous year. Salary for this purpose include DA if the terms of employment so provide, but exclude the other allowances and package। DA को लेंगे, सैलरी फॉर दिस पर्पस में DA को लेंगे बेसिक के साथ, बट दूसरे अलाउंस एंड पैकेज को नहीं ले सकते। बस हो गया हिसाब। परमिसिबल डिडक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A 14 लाख का 10%, 1,40,000 माइनस होगा, पीएल में डेबिट कर पाएंगे, तो 2 लाख से 1,40,000 माइनस कर दो, 60,000 आपको माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9। इतनी सी बात है। बोलो सर, क्या समझ आया और क्या नहीं, क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछ लो, अभी का अभी हिसाब पक्का कर लो। मन में कोई शंका है, डाउट है, अभी का अभी हिसाब पक्का कर लो। बोलो सर, क्या पूछते हो? कि बोझा कैसे समझ आया? ठीक है, ये अब आप समझ रहे हो कि कहां से क्या सवाल कर सकते हैं। एक सिंपल एक 36 से सवाल हो सकता है। द एग्जाम कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द कोर एरिया, तो आपको कोर एरिया का भी नॉलेज चाहिए। और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक छोटा सा पार्ट दे दिया कि कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बात को समझे? तो अगर आपको किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन मिल गया तो आपको बड़ा क्वेश्चन के अंदर इसको क्या करना है, वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। वर्किंग नोट करके डिडक्शन शो करना है कि आप कितना पीएल में डिडक्ट करना चाहते हो, मतलब करना चाहते हो माने कितना कर सकते हो, और कितना अलाउड है और कितना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 लाख खर्चा कर रहे तो 2 लाख ही पूरा माइनस कर देंगे, नहीं सर, तभी तो पढ़ाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है 36 का एरिया।
समझ रहे हो? 36 को इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ICDS आ गया। 37 नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा। और भी चीजें खर्चा करते हैं कंपनी, जैसे ये देखो, ये वाला देख लो। 36 के अंदर बहुत सारा पॉइंट है। एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय ए कंपनी, एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग बाय ए कंपनी, ये 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 बात करता है। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर बोनाफाइड माने ट्रू इनकर्ड बाय ए कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉइज will be allowed as deduction in computing the company's business income। माने बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए कंपनी अगर फैमिली प्लानिंग के लिए एम्प्लॉय के पीछे खर्चा करता है तो वो खर्चा भी कंपनी बिजनेस इनकम पे शो कर सकता है, माने खर्चा दिखा सकता है, इनकम एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, टैक्स में बचत होगा। अब आप बोलोगे सर फैमिली प्लानिंग क्या होता है? सर फैमिली प्लानिंग माने हम दो हमारे दो, एम्प्लॉय को ये बताना कि किस तरह से फैमिली प्लान करना चाहिए, कितना बच्चा लेना चाहिए, कितना चाइल्ड प्लान होना चाहिए। ये सभी मैटर में लोगों को एडुकेट करना पड़ता है। हमारे देश इतना भी मतलब आज़ादी इंडिपेंडेंस के बाद से एडुकेशन लेवल डेवलपमेंट काफ़ी ख़राब हो गया था पहले, तो इसके लिए ना अभी थोड़ा समय लग रहा है सर, स्पेशली इंडस्ट्री लेवल में जहाँ लेबर लोग काम करते हैं। क्योंकि घर में अगर एक बंदा कमाते हैं 10,000 15,000 इनकम करते हैं और घर पे खाने के लिए 5-6 बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो फिर फैमिली कभी अपना बेसिक नीड तक पूरा नहीं कर पाएगा। और हमारे देश में कुछ मतलब इलिटरेट लोग भी काफी हैं ना, तो उनको समझ नहीं है, वो लोग कुछ भी बोल के नहीं हमारे और बच्चा चाहिए, हम बच्चा क्लियर नहीं कर सकते, बच्चा, अरे भाई कुछ तो सोचो, उसी के लिए बात करता है। ऐसे इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक प्लान लाया था, हम दो हमारे दो। रिसेंटली मोदी जी भी काफी सारा प्लान इंप्लीमेंट करना चाहता है, बट सर क्या है ना, हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल विरोधी दल हैं, इनका ना बेकार का मुद्दा होता है। जैसे मोदी जी रिसेंटली एक यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें चाहे कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक रूल के अंदर पड़ेगा शादी को लेके, मैरिज प्लान के ऊपर। जैसे कुछ रिलीजन है जो 2 शादी करता है, तो मोदी जी का मानना है कि आज के डेट में ये सब ठीक नहीं है। अब ज्यादा शादी होगा तो बच्चा भी ज्यादा होगा। आप लोग काफी बड़े हो गए हैं सर, तो मैं किसी जाति का नाम ले रहा हूं सर, बट आप समझदार हो, समझ जाओ, ठीक है? यहाँ पर मैं कंट्रोवर्सी करने नहीं बैठा हूं। तो एक्चुअली वही बात है, आप लोग मैच्योर हो, समझो कि फैमिली प्लानिंग कितना जरूरी है। 3-4 शादी करने से कुछ स्पेशल बात नहीं हो जाता, एक शादी संभाला नहीं जाता ठीक से लोगों से, और ऊपर से देश का इकोनॉमी खराब होता है, फैमिली का इकोनॉमी खराब होता है, देश गरीबी में आ जाता है। और गरीबी में आटा ऐसे ही गिला है, मैंने ऐसे खाने का कुछ नहीं, ऊपर से आटा भी गिला हो गया, मैंने और हालत खराब हो जाएगा। तो मोदी जी भी कुछ प्लान ला रहे हैं सर, लेकिन क्या है ना, देख रहे हो ना सर किस तरह से पॉलिटिकल हंगामा कर रहे हैं। मणिपुर में देखो, कश्मीर इशू तो इतना दिन बाद थोड़ा ठंडा हुआ है कश्मीर, लेकिन मणिपुर, कश्मीर ठंडा हुआ तो मणिपुर वाले मतलब वहां पर भड़कावाबाद चालू कर दिया। अगर वो कम हो भी सकता है तो विरोधी लोग ना करने नहीं देगा सर। हाँ कुछ प्रॉब्लम जरूर है, हर जगह में प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि लोगों को ऐसे मार काट के लिए प्रोवोक करें। जो दिखाया जा रहा है ना, ये एक्चुअली कुछ चीजें तो पॉलिटिकल हंगामा बनाने का एक तरीका है। जो विरोधी होते हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं, देखा गया है सर। देश जाए भाड़ में, हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोई भी जो भी पावर में है उसे छोटा दिखाए, नीचा दिखाए। अब मोदी जी वापस अगर ये यूनिवर्सल सिविल कोड लाएगा, बच्चा का चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर भी बिल लाने वाला है सर, चाइल्ड प्लान के ऊपर भी, कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं ले सकते। फिर चिल्लाना चालू कर देगा कि हमारा धर्म के खिलाफ है, ये है वो है। मतलब वो लोग नहीं बोलेगा, उनके बिहाफ में पॉलिटिकल नेता लोग बोलेगा, समझ रहे हैं सर? तो कोई भी जो भी इलिटरेट है, कम समझते हैं, उनको समझाना चाहिए। तो ये सब फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है।
एम्प्लॉय को समझाना है, बताना है, इसमें जात पात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। तो कंपनी को बोलते हैं कि भाई आप इसको पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ, खर्चा करो। तो where the expenditure is of capital nature, 1/5 of such expenditure will be deducted in the previous year in which it was incurred and in each of the 4 immediately succeeding previous year में बाकी। The deduction is allowable only to companies and not to other assessee। ये खर्चा सिर्फ कंपनी के लिए है। फैमिली प्लानिंग के लिए जो खर्चा है 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9, दिस इज ओनली फॉर द कंपनीज, नॉट द अदर एम्प्लॉयर। माने पार्टनरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस किसी के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ कंपनी के लिए है। ठीक है सर। The assessee would be entitled to carry forward and set off the unabsorbed part of the allowance in the same and unabsorbed depreciation, उसको भी अलाउड कर सकता है। याद रखे सर, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9, ठीक है। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 में डिडक्शंस इन एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड। सर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ना एक्चुअली शेयर के केस में होता है। जब हम लोग मार्केट से शेयर वगैरह परचेस करते हैं तो उसके बदले एसटीटी पे करते हैं। कल ही मैं शेयर मार्केट क्लास में एसटीटी के बारे में लेक्चर दिया सर, yesterday, कल का ही क्लास था, एसटीटी के पूरा कैलकुलेशन सिखा रहा था। The amount of security transaction tax paid by the assessee during the year in respect of taxable security transaction entered into course of business shall be allowed as deductions under section 36। अगर ये बिजनेस के पार्ट के अंदर है तो आपको अलाउड करेगा, इंडिविजुअल को नहीं, बिजनेस पर्पस में अलाउड करेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो इस तरह का सेक्शन 36 के अंदर आपको वैराइटीज ऑफ, एक है कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी बिजनेस का पार्ट है। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, सैटरडे वाला क्लास में, ये शेयर कॉमोडिटी का क्या खेल है, ठीक है। चलो ज्यादा और लोड आज ना लो, नेक्स्ट क्लास 37 का चर्चा होगा, रेसिड्यूअरी एक्सपेंस, और 36 के अंदर कुछ बचा कुचा है तो वो बात करूंगा, ठीक है। फिर 37 ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करता है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है 37। फिर धीरे धीरे इनएडमिसिबल में जाएंगे, बट जब तक इनएडमिसिबल में नहीं जाते आप लोग प्लीज, अभी आज क्या है सर, आज बुधवार है, नेक्स्ट टैक्स का क्लास है सैटरडे को। तो इन द मेन टाइम अगर किसी को बीच का क्लास रिवाइज करना है, ऐसे ही आप लोग भूल जाते हो सर, जिनका हो चुका है वो रिवाइज करे, जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज एटलीस्ट पहला 1-2 क्लास करके रखे। ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करो, बाद में मैं जब लाइव कराऊंगा तब कर लेना, बट आप प्रैक्टिस बनाओ सर, प्रैक्टिस करो, बहुत पढ़ना है, ये तो कुछ नहीं है। मैं पढ़ाया आपको इतना डिटेल्स में, आप घर पे आपको पढ़ना है, तब जाके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने लायक बनोगे, तब जाके एक चांस में सीएसीएमए का एग्जाम क्रैक करोगे। परसेंटेज मतलब नेशनल लेवल परसेंटेज ऐसे ही कम नहीं होता। 1 लाख बच्चा एग्जाम देते हैं तो फाउंडेशन लेवल में हार्डली 20-25% पास करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल में ही कम होकर 10-15% में आ जाते हैं। डरने वाला बात कुछ नहीं है, बट पढ़ने वाला बात है सर। डर कहाँ है, डरने वाला मैटर तो है ही नहीं, पढ़ने वाला मैटर है। पढ़ोगे तो पास करोगे ना, इसलिए पढ़ाई से ना भागो सर, मेहनत से ना भागो, ठीक है। जिनका एग्जाम देरी में है वो धीरे धीरे अपना प्लान करे, मतलब थोड़ा सा सजा के, जिसका एग्जाम नजदीक है वो अपना, उसको पता है क्या करना है, ठीक है। कोई डाउट है मन में या कुछ भी है, 16 तारीख के बाद से मैं ऑफलाइन डेट सबको प्रोवाइड कर दूंगा, 16 अगस्त के बाद से। तो उस हिसाब से शेड्यूल करके रेगुलर बेसिस में आना है, टेस्ट देना है, और जो भी एजुकेशन रिलेटेड प्लान करना है मेरे से सजेशन लेके चले जाना, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, घर पे कैसे प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास के साथ कैसे मैचअप करना है, सब बता दूंगा सर, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो फिर इतना ही आज, बाकी बात सैटरडे वाला टैक्स क्लास में करेंगे, यानी इनकम टैक्स का सैटरडे वाला क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके सर, बाय।